Hello students, welcome back once again in this YouTube channel. Today class we will study about the stoichiometry calculations and the concept of limiting and excess reagent. इस चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे 11th क्लास का, उसका ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो आज इस क्लास में हम स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस देखेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, और उस केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहली बात आती है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो जब भी बात स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की आती है तो ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, जो ये अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे हम, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे उनके स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है या केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और molecular formula is called as chemical equation। यानी कोई भी केमिकल चेंज हो, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में एक तो रिएक्टेंट मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो रिएक्टेंट को हमेशा लिखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जाए और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड। लेकिन ये याद रहे कि जो एरो होगा बीच में, उस एरो का टेल रिएक्टेंट की तरफ होगा और एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ। लिखने को हम राइट में रिएक्टेंट, लेफ्ट में प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज लाइक दिस। एक केमिकल इक्वेशन की खास बात क्या होती है वो देखिए। जैसे जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सपोज हम ये लिख पा रहे हैं जैसे व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ये केमिकल चेंज होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अब इस बात रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर तो दो नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 नंबर लिखता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो अब क्या बन गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के अब कंडीशंस चेक करते हैं हम लोग। जब इसकी कंडीशंस देखी जाती हैं तो इस केमिकल रिएक्शन को कैरी करने के लिए आयरन एक कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है और टेम्परेचर यहाँ लगभग 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा होता है टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। दूसरा, सभी एलिमेंट्स या सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखी जाएगी और रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन की कंडीशंस को भी हम लिखते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है किसी केमिकल रिएक्शन का, केमिकल इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन का लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। अब केमिकल इक्वेशन पढ़ने के साथ साथ अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो, स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उस समय उस केमिकल इक्वेशन में कितना रिएक्टेंट है और कितना प्रोडक्ट है, उनको स्टडी करना ही क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब हम उनको स्टडी करेंगे। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। अभी मैंने बताया एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड if
number of atoms of each element in reactant and product are equal। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो रिएक्टेंट के रूप में है। यहाँ कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2। और प्रोडक्ट में कितने एटम है? 2। बराबर हो गए। हाइड्रोजन के यहाँ रिएक्टेंट में 6 एटम है और प्रोडक्ट में कितने? 6 एटम। इसका मतलब भी बराबर हो गए। तो ये अपने आप में बन गया एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। देखिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ने से पहले अब हम ये देखते हैं कि किसी केमिकल इक्वेशन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एस्पेक्ट्स मतलब एक केमिकल इक्वेशन से हम क्या समझ पाते हैं। मतलब एक केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसमें 2 खास बात होती है। एक तो होता है उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा जो होता है उसका होता है जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो बात करें क्वालिटेटिव, इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन के अंदर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट यानी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली में जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन के, वही क्या कहलाते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर टोटली बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ कि किसी केमिकल इक्वेशन में कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, राइट। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। कैसे करते हैं उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं अभी, फिर हमें समझ में आएगा कि ये है क्या। सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग विद ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे पास कार्बन है, उसको बर्न किया जाए ऑक्सीजन के साथ। कितना कार्बन बर्न किया जाए कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? देखो जब भी हम कोई इस तरह स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए कुछ सोल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होता है। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। केमिकल इक्वेशन हो गई। पहले चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन सिंगल एटम है, यहाँ कार्बन सिंगल एटम है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल 2 एटम्स हैं या 2 एटम। तो अगर हम बात करें इक्वेशन की तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब 1 मोल एंड 1 मोल। हमें करना क्या है? हम यहाँ लिखा हुआ है कार्बन का रिक्वायरमेंट कितना हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें ये पता है कि कार्बन का 1 मोल है तो उसका अमाउंट कितना होगा? 12 ग्राम। यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है और 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 प्लस 16 प्लस 16 टोटल कितना हुआ? 44 ग्राम। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ गया कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कितना कार्बन बर्न करना पड़ेगा? 12 ग्राम।
तो 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कार्बन बर्न करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैथमेटिक्स से लिख सकते हैं हम लोग, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना, 12 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कितना कार्बन बर्न करना पड़ेगा, 12 ग्राम। और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कार्बन बर्न करना पड़ेगा, 12/44। बनाना कितना है हमें, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 44 4.4, तो ये आ गया 1.2 ग्राम। इसका मतलब when we burn 1.2 gram of carbon with oxygen, it will produce amount of carbon dioxide what will be there, 4.4 gram। तो ये काम होता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का, ठीक है। मतलब हमें कोई एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट पूछा जाए तो किसी केमिकल बैलेंस रिएक्शन को हम इक्वेशन करके क्या कर सकते हैं, अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और चीज जुड़ जाती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में, वो क्या, वो देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हेन, ये सिंपल सा लिख देते हैं, कैलकुलेट the volume of nitrogen gas required to produce 44 liter of ammonia by treating with hydrogen। कोई केमिकल इक्वेशन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच उनसे कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया बन रहा है, 44 लीटर। तो हमें पता करना है कि नाइट्रोजन का कितना हमें अमाउंट चाहिए। अब बात करें वॉल्यूम की, तो गैसेज जो होती है उनका वॉल्यूम किसमें मापते हैं, भाई लीटर्स के अंदर मापते हैं। तो हमारा पहला काम वही बनेगा कि हम सबसे पहले क्या लिखें, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ अमोनिया द गैस फॉर्म। गिवन है क्वेश्चन में कि हमें 44 लीटर अमाउंट बनाने के लिए कितना लीटर नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, भाई यहाँ कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल नाइट्रोजन जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है, अगर हम बात करें एट एसटीपी, अगर क्वेश्चन में एसटीपी गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको एसटीपी भी लेना है, ठीक है। तो एसटीपी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 1 मोल का 22.4 लीटर, तो 2 मोल का कितना हो गया, 44.8 लीटर। तो यहाँ से सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि भाई 44.8 लीटर अमाउंट बनाने के लिए हमें कितना लीटर चाहिए, नाइट्रोजन इतना, तो 44 लीटर बनाने के लिए इतना चाहिए। तो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कितना चाहिए, 22.4 लीटर। तो 1 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए, 22.4 लीटर 44.8 लीटर, ठीक है। उसके बाद कितना, 44 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए, 22.4 लीटर 44.8 लीटर मल्टीप्लाई बाय 44 2 और ये आ गया 22। सो देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 22 लीटर ऑफ नाइट्रोजन टू प्रिपेयर 44 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना चाहिए हमें इतना अमाउंट अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। तो अब इक्वेशंस भी तो हो गए, लेकिन इनके साथ अब एक नया टर्म जुड़ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इसको भी समझ लेते हैं अभी, देखो क्या होता है ये।
देखो जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, स्टोइकोन और मेट्रिक, मीट्रॉन। स्टोइकोन का मतलब होता है एलिमेंट और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट की ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसे नाम दे दिया गया स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये बिल्कुल किस पे डिपेंड करती है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो अब हमारा काम बन जाता है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट होते क्या है इनको समझना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो जब भी लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की बात होगी तो ये दोनों ही रिएक्टेंट में से ढूंढे जाते हैं। प्रोडक्ट में कुछ रिएक्टेंट लिमिटिंग और एक्सेस नहीं होता, ये में से कहाँ से ढूंढे जाएंगे, रिएक्टेंट में से। एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हैं तो उनमें से कोई ना कोई जरूर लिमिटिंग मिलेगा, कोई ना कोई जरूर एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के अंदर से, तो लिमिटिंग क्या होते हैं, द रिएजेंट which are completely consumed in a chemical reaction। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएजेंट या जो भी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा बचता है एक्सेस रिएजेंट। The reagent which is left in a chemical equation या reaction is called as excess reagent। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, उनमें से एक रिएक्टेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो बच जाए, थोड़ा बचे ज्यादा बचे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक लिमिट से ज्यादा, लिमिटिंग का मतलब एक लिमिट, राइट। तो इसको कैसे समझें, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें एक मिल्क का ग्लास बनाना है, हमारे पास 1 लीटर मिल्क है और एक तरफ 1 किलो चीनी है, शुगर है। हमें 1 लीटर में 4 गिलास बनाने हैं, एक गिलास को सिर्फ 1 चम्मच यानी 1 स्पून ऑफ शुगर की जरूरत है, ठीक है। 1 किलो शुगर है, 4 गिलास मिल्क है, चारों मिल्क में गिलासेस के अंदर एक एक हमने स्पून ऐड कर दिया शुगर का। अब मिल्क था वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, बच क्या गया, शुगर। 1 किलो शुगर में से हमने कितना निकाला, सिर्फ 4 स्पून ऑफ शुगर निकाल लिए। इधर 1 लीटर मिल्क था, सारा का सारा कंज्यूम हो गया। तो दोनों में से कंज्यूम कौन हुआ, सारा मिल्क, तो मिल्क बन गया लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट। और जो दूसरी तरफ था शुगर, वो क्या बन गया, एक्सेस, क्योंकि वो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो बच जाए वो एक्सेस, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो वो क्या, वो लिमिटिंग, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा हमें, ठीक है क्या, 20 ग्राम ऑफ कार्बन reacts with 32 gram of oxygen to produce carbon dioxide। Calculate या determine the limiting and excess reagent। Also find the amount of carbon dioxide produced। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को मिक्स किया गया है, तो कार्बन बर्न हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इन दोनों में हमें ये पता करना है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट कौन सा है। कैसे करेंगे, हमारा तो वही काम है, हमें जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने होते हैं तो हमें पहला काम ये होता है हमारा कि हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। तो कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है,
दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन लिखा हुआ है 20 ग्राम और ऑक्सीजन लिखा हुआ है 32 ग्राम। तो जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बात हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम, 1 मोल का मतलब है 32 ग्राम और 1 मोल का मतलब है कितना 44 ग्राम। ये तो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए बात। अब कार्बन कितना गिवन है 20 ग्राम, ऑक्सीजन कितना गिवन है 32 ग्राम। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालना है। अब देखिए इधर 12 ग्राम कार्बन रिएक्शन कितने के साथ कर सकता है 32 ग्राम के साथ, तो कितना अमाउंट बनेगा 44 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन तो 32 ग्राम ही हमारे पास, लेकिन कार्बन 20 ग्राम। अब मुझे बताइए जब 12 ग्राम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो इस 32 ग्राम के साथ कितने ग्राम कार्बन रिएक्शन करेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम ही कर पाएगा। अब मुझे बताइए जब 32 ग्राम ऑक्सीजन और 20 ग्राम कार्बन इन दोनों का रिएक्शन होगा तो पहले कौन खत्म होगा। 32 ग्राम 12 ग्राम के साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाता है, 32 ग्राम 12 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन कार्बन बचेगा। तो ये क्या बनाएगा अपने आप एक्सेस रिएजेंट और ये कंज्यूम हो गया तो ये क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। आगे समझ फिर देख लो जब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन 32 ग्राम यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर 20 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन यहाँ एक्सेस बचेगा, कितना बचेगा 8 ग्राम बचेगा। तो ये एक्सेस रिएजेंट बन गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। अब हमें पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। अब जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा वो किसके बेस पे होगा लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे। अब हमें ये नहीं देखना कि कार्बन कितना था कितना बच गया, नहीं, अब हमें पता करना है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। ठीक है, 32 ग्राम विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन 32 ग्राम विल प्रोड्यूस अगेन कितना, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 44 ग्राम। तो जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे वो किस पे बेस्ड होंगी हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस क्लास के अंदर आज हमने स्टडी किया है क्या केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन के एस्पेक्ट्स क्या हैं। दो टाइप के एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस किन पे बेस्ड है हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे। जब बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तो दो टर्म और आ जाती हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो आज हमने यही सीखा है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं। जो रिएजेंट किसी केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग और जो बच जाए वो एक्सेस। ठीक है, तो कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, आप कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। अगर आपको समझ में भी आया होगा, तो प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने लाइक बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी आसानी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।